नमस्कार। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज तक का खास कार्यक्रम पंचायत आज तक अयोध्या। अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी और जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है यानी कि राम की पैड़ी, यहीं से कुछ ही दूरी पर भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है। कहा यह जा रहा है कि 2023 दिसंबर तक प्रभु श्री राम रामलला के रूप में अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। करोड़ों भक्तों की आस्था पूरी हुई, भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है कि इस बार के यूपी इलेक्शन में राम मंदिर क्या पहले की तरह एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बन पाएगा? बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से इसी उत्तर प्रदेश में नारा दिया जा रहा है, अब की बार 300 पार। 2017 की तरह क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यहां पर करिश्मा दोहरा पाएगी? क्योंकि 2017 में 312 सीटें अकेले बीजेपी को, जबकि 325 सीटें 403 में से एनडीए के खाते में गई थीं। लेकिन अब की बार कहा यह जा रहा है बड़ी मुश्किल है सरकार, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर, उसके बाद कानून व्यवस्था और साथ ही टूरिज्म को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। और इसी वजह से अयोध्या में खास तौर पर आज हमारे इस कार्यक्रम का खास हिस्सा बनने के लिए 3 दिग्गज मंत्री यूपी सरकार के मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी आप सभी उनका स्वागत कीजिए। ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। जयप्रताप सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ नीलकंठ तिवारी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। टूरिज्म की जिम्मेदारी खासतौर से आपके ही ऊपर है और अयोध्या की नजर आप पर खासतौर से लगी हुई है। लेकिन सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे शुरुआत करते हुए, एक तो प्रभु श्री राम की नगरी में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ का ये भव्य नज़ारा, क्योंकि दिवाली का ये खास अवसर है और चारों तरफ दियों की जगमग भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन दियों की जगमग से बीजेपी रोशन हो पाएगी 2022 में? और आपकी ओर से आपके मंत्रालय ने कौन कौन से वो बड़े काम किए हैं? अब चूंकि 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे, जिसको आप यहाँ पर इस मंच पर गिनाना चाहेंगे। सर, उत्तर प्रदेश राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी, तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर थी। कानून व्यवस्था को हम चुस्त तभी रख सकते हैं जब लोगों को सस्ता, सुलभ, शीघ्र न्याय मिले। उसके लिए हमारी अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित थे, वहाँ जजेज के पद खाली थे, तारीख पे तारीख पड़ती थी। तो जितने भी पद खाली थे, पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य में 610 नए सिविल जज जूनियर डिवीज़न के हमने भर्ती किए, उनकी ट्रेनिंग कराई, उनको तैनाती दी। 100 से अधिक पद सिविल जज सीनियर डिवीज़न के सृजित किए। 100 से अधिक पद हमने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के सृजित किए। इसके अलावा आप देखते होंगे कि फैमिली कोर्ट्स में बड़ी संख्या में माताएं बहनें फैमिली कोर्ट्स के चक्कर लगाती हैं पारिवारिक विवाद के कारण, तो हमने 110 नई पारिवारिक अदालतें भी खोली। इसके अलावा जो कॉमर्शियल मुकदमे थे इन्हीं सिविल कोर्ट्स में चलते थे, तो कॉमर्शियल मुकदमों के लिए अलग से कोर्ट्स की स्थापना की। जहां पर कॉमर्शियल मुकदमे अधिक हैं वहां हमने 13 नए कॉमर्शियल कोर्ट खोले। इसके अलावा सभी जनपदों में मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल की हमने स्थापना की है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जो लोक अदालतें थीं वो समय समय पर मेले की तरह लगती थीं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार आप देख रहे होंगे कि सभी जनपदों में स्थायी लोक अदालत का गठन कर दिया है। सीजेएम स्तर के अधिकारी जो जिले में होते हैं, पहले वो सीजेएम ही उस जिले का सचिव होता था लोक अदालत का, लेकिन अब परमानेंट अलग से सीजेएम स्तर के अधिकारी की नियुक्ति वहां कर दी गई है। इतने सारे कामकाज आप गिना रहे हैं, लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को निशाने पर लेता है। अखिलेश यादव की ओर से बार बार तंज किया जा रहा है कि यूपी दरअसल अगर बदनाम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कानून व्यवस्था की सबसे बदतर स्थिति इस वक्त बनी। दरअसल जो विपक्षी दल हैं, विशेषकर जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी को दूर नहीं जाना चाहिए। वो 12 से 17 तक अपना कार्यकाल देखें, फिर अपने दूसरे जो उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी, उनका कार्यकाल देखें। इसी उत्तर प्रदेश में अपराधी थानों में कब्जा करके बैठे थे, आए दिन घटनाएं होती थी, सिपाही से लेकर कप्तान तक को पीटा जाता था। ये पहली बार है उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। यदि किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून गरीब अमीर नहीं देखता, छोटा बड़ा नहीं देखता, राजा और रंक नहीं देखता। जिसने भी कानून तोड़ा है उसके खिलाफ हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। आंकड़ों में और कमी निश्चित आई तौर है, पर अगर आप तुलना कर रहे हैं तो आंकड़ों में कमी आई है। देखिए, आंकड़ों की चर्चा आप इसलिए ना करें, हमारी सरकार ने तय किया हम 100% अपराध का पंजीकरण करेंगे सभी थानों में, और पंजीकरण करने के बाद उसकी विवेचना करेंगे और जो भी दोषी होगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको पता है, मैं स्पष्ट कर दूं, इसी उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स, अयोध्या हो या उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, संगठित माफिया गिरोह सक्रिय रहते थे।
एक एक गाड़ी में 20-20 बंदूकें भर करके चलते थे। आज उत्तर प्रदेश राज्य में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी संगठित माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हो रही हैं वो भी हमारे लिए चिंता का सबब है। उन सभी मामलों में हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है, किसी को कुछ बख्शा आंकड़े नहीं है। मेरे पास है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले जयप्रताप सिंह जी सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश को किस तरह, पूरे देश में परेशानी रही, लेकिन उत्तर प्रदेश से जिस तरह की तस्वीरें सामने आती रही उसने भी बेचैन करने का काम किया। उसके बाद क्या सबक सीखा आपने, और मौजूदा स्थिति अगर स्वास्थ्य के लिहाज से हम देखें तो आप अपनी उपलब्धियों को, चूंकि अब 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो जाएगा, क्या गिनाना चाहेंगे काम आप? वैश्विक महामारी कोविड का 2020-2021 ये हम सभी लोग ने अनुभव किया, पूरे देश ने अनुभव किया, जिसमें 21 में जो कमियां आई थी हमारे पास, जो ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी पूरे देश में, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के माध्यम से हर राज्य को आवंटन किया गया था, जल्दी से जल्दी आवंटन किया था। उससे संबंधित जितने भी दवाइयाँ जो कमी में थी वो बाहर से मंगाया गया था, किसी तरह का कोई कमी नहीं लिया गया था, और सबको माने उसी समय हम लोग ने पहुंचा। कोई कमी नहीं थी उस समय, कोई कमी नहीं थी। ब्रजेश पाठक जी ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे, इनकी चिट्ठी वायरल हुई थी, आपके बगल में है। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, उत्तर आपने प्रदेश, चिट्ठी तो लिखी थी ना कमी को मैं लेकर। इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता को पता है, आपके माध्यम से पूरे देश को पता चल जाएगा। आपने स्वास्थ्य मंत्री को क्यों नहीं बताया? जनता को बता दिया, मंत्री जी को बताया उत्तर प्रदेश में जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ दिक्कतें थीं। हमने सादे पन्ने पर गोपनीय पत्र लिख करके अपने प्रमुख सचिव को दिया। ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की कैबिनेट में होती है, और वो पत्र सार्वजनिक रूप से सुर्खियां बना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि अपने लोगों की सेवा करे, उसके तहत हमने सेवा की है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें हमने कहा था कि अतिरिक्त सुविधाएं बढ़ाने के लिए, और सबको जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है सुविधाओं तो की। गिनाई थी नहीं, कमी थी, तभी तो चिट्ठी हमने लिखनी सुविधाओं पड़ी। की डिमांड एक की थी। मंत्री को अगर चिट्ठी लिखनी हमने पड़ जाए, सुविधाओं की डिमांड की थी, ठीक उसका है। माननीय मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने पूरा किया था। सुविधाओं की कमी थी जिसकी डिमांड इनको करनी पड़ी थी। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम मंत्री हैं, हम सभी लोग हैं, और हम विधायक भी हैं, हमारा एक क्षेत्र भी होता है। वैश्विक महामारी कोरोना जैसे उस समय की समस्या को लेके कोई भी अपनी बात रख सकता है और कह भी सकता है, क्योंकि आपके ऊपर भी बड़ा दबाव पड़ता है कि हमारे पास इतने सारे मरीज आते हैं जिनको हमको भर्ती कराना पड़ता है। 3 संस्थाएं हमारे लखनऊ में है, सबसे बड़ी संस्था, उसमें लगातार प्रतिदिन हम विस्तार करते रहें, बेड्स की इंक्रीज़ करते रहें, ऑक्सीजन की किल्लत हमने होने नहीं दिया, मेडिसिन की किल्लत नहीं होने दिया। थोड़ा समय लगता है भर्ती कराने में, क्योंकि उसका 2021 का जो आपका स्ट्रेन आया था कोविड का, वो थोड़ा सा बदल के रूप में आया था। ऑक्सीजन की किल्लत तो लेकिन देखी ना प्रदेश की जनता ने, आगरा से कई हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें तो सामने आई थी। अगर कहीं गलती हो गई तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत नहीं, है? मैं बता रहा हूँ, गलती की बात नहीं है। जितना ऑक्सीजन हमको आवंटन हुआ प्रधानमंत्री के कार्यालय से, उतना हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से, रोड के माध्यम से, जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल थे या हमसे जुड़े हुए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे, जो हमारे उस कोविड के मैनेजमेंट के अंदर आते थे, उनको हमने ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई किया। और उसके साथ जो घरों में जिनको आवश्यकता थी वहाँ तक हमने ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू किया। प्राथमिकता हमारा था कि हमारा ऑक्सीजन का कमी, हॉस्पिटल की कमी ना हो पाए, बेड्स की कमी ना हो पाए। बेड्स लगातार हमने पूरा मेडिकल कॉलेज को पूरा बंद करके पूरी की पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया। पीजीआई को कन्वर्ट किया, मेदांता को कन्वर्ट किया, अपोलो में लगने रखा, लोहिया में पूरा 100% कन्वर्ट किया। हर जगह हम लोग जितने भी मेडिकल कॉलेज थे सब जगह आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। तीसरी लहर अगर दस्तक देती है तो क्या उसके लिए तैयार हैं आप लोग, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए? नहीं, अब तो हम पूरी तरह तैयार वैसे भी हैं, परंतु तीसरी लहर की बात इसलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन 13 करोड़ से ऊपर हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब सब दोनों डोज कितने लोगों को लग गए हैं ये भी बता दीजिए फिर। तो फिर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, 100 पहले करोड़ आंकड़ा दे दीजिए। नहीं, 13 करोड़ सिंगल डोज, दोनों डोज कितने करोड़? मैं बता रहा हूँ जी। आप ही लोग बोलते हैं कि 100 करोड़ अभी हमने पूरे देश में हमने पूरा किया। 100 करोड़ में से 79 करोड़ हमारा सिंगल डोज है एंड 21 करोड़ हमारा सेकंड डोज है। वो अनुपात वहाँ भी है। यहाँ पर हमारा 9-9.5 करोड़ हमारा सिंगल डोज है और हमारा बाकी 4 करोड़ हमारा सेकंड डोज है। और 4 करोड़ डोज के लिए कितना सेकंड डोज कितना बढ़ाना है, इसके 2 कारण हैं। देखिए, सेकंड डोज बढ़ने के लिए क्यों है इतना बड़ा गैप क्यों है? मैं बता रहा हूँ, पहला डोज लगने के बाद और कोरोना का नियंत्रण होने के बाद
बहुत सारी शिथिलता पब्लिक में भी आ गई है। उस पब्लिक को वापस बुला के लाना, क्योंकि हमारे पास 1,57,00,000 ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया जिनका सेकेंड डोज नहीं लगा है, जो अपने समय सीमा से ऊपर अभी तक लगाना नहीं चाहते हैं। अब हमारा अभी जल्दी 5 दिन पहले हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने तय कर दिया है कि सेकेंड डोज बढ़ाने के लिए लाइन लिस्टिंग लेके उन जगहों पर जो हमारा जो गांव में हमारा जो व्यवस्था था उसी गांव में जाके और वॉक इन तरह से हमने उसको अलाउ कर दिया। तो कल से आप देखेंगे सेकंड डोज को हमको बढ़ा के उसी अनुपात में लाने का प्रयास करना है। ठीक है सर, ये आपने हमारा गाँवों प्रयास का हो जिक्र जाएगा। कर दिया है। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो खाली हैं और चिकित्सा सुविधा उस पैमाने पर गाँव पे नहीं है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन नीलकंठ जी की जल्दी से एक टिप्पणी मैं ले लेती हूँ। सर, इस वक्त हम मौजूद हैं पूरी तरफ चारों तरफ जगमग अयोध्या। दिवाली का ये खास मौका है, शंखनाद भी पीछे हो रहा है, जो आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति को लेकर आगे चलने के लिए आपकी ओर से किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, 2017 में जब आदरणीय योगी जी की सरकार बनी, उस समय पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं था, बहुत फिसड्डी था। आज आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को और पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को एक गौरव की अनुभूति कराना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश फर्स्ट डेस्टिनेशन के रूप में नंबर एक पर पूरे देश में उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में हो चुका है। पर्यटन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में। पूरे देश में नंबर 1 है। डोमेस्टिक टूरिस्ट का ये सांख्यिकी आंकड़ा में आया है, इसका पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 2017 के पूर्व होता क्या था, कोई हमारे राज सत्ता पर बैठे हुए आप भाई, अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, ये जो शंखनाद हो रहा है ना, वहाँ पे अब अयोध्या को खास तौर से उस जगह पर ले जाने के लिए वही बता रहा हूँ, आप सुने। हाँ, क्योंकि वहाँ से भी आवाज वही आपकी नहीं है। वही बताऊं 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, उसके पूर्व जो राज सत्ता पर बैठे हुए लोग थे, उनके मन में कहीं विदेश में घूम करके आए तो वहां की एक सीनरी ध्यान में आती थी। उस सीनरी को लेकर के कुछ काम करने का ही काम पर्यटन समझते थे। संस्कृति को तो उपेक्षित कर दिया गया था। भारत की संस्कृति, नाम लेके बताइए ना किसके लिए उत्तर प्रदेश की संस्कृति लेकर आता था विदेश से। सबसे ज्यादा हाँ। समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। हमारे जो पूर्व के मुख्यमंत्री जी थे वो भी विदेश से ही आए थे, उनको भी भारत की संस्कृति से कुछ लेना नहीं था। अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में पुण्य भूमि अयोध्या, जरा सोचिए ना, अमेरिका का भी व्यक्ति ये चर्चा करता है कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, राज सत्ता के संचालन का सबसे बेस्ट तंत्र क्या है? इसका उत्तर क्या मिलेगा? रामराज। अमेरिका में वाशिंगटन में बैठा हुआ व्यक्ति भी उत्तर पाएगा रामराज। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जहां चले जाइए एक उत्तर आता है रामराज, बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। उस रामराज की स्थापना की भूमि, प्रभु श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि रामलला की भूमि को विकास के पथ से वंचित कर दिया गया। और यहां पर जब 2017 में हम लोग इसी दीपोत्सव पर आए थे तो नालियां बजबजा रही थी, सड़कें टूटी हुई थी, गलियां उजड़ी हुई थी, हमारे संत महात्माओं का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन पूज्य योगी जी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में आज ये कहने में गौरव होता है कि गलियां पूछ लो मैं जनता से, मंत्री जी जो कह रहे हैं सही बात है। यही राम की पैड़ी उजड़े हुए पत्थर दिखाई देते थे, उजड़े हुए पत्थर थे। पूज्य संत हमसे कहते थे, कहे निर्देश दिए संतों ने यहाँ के, आज राम की पैड़ी भव्य और दिव्य रूप में है। 51,000 का दीपक 2017 में जलाया था, इस बार 9 लाख दीपक इसी राम की पैड़ी पर जलाने जा रहे हैं। और 51,000 दीपक जलाने की जगह यहां पर नहीं थी, गलियां टूटी हुई थी। कनक भवन की गली जाकर देखाइए आप, 6 किलोमीटर गलियां बन गई। 200 से ज्यादा आध्यात्मिक और पर्यटन के केंद्रों को, छोटे मोटे केंद्रों को, परिक्रमा पथ के पर्यटन केंद्रों को विकसित करने का काम किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश है जहां बाबा विश्वनाथ का धाम है। बाबा विश्वनाथ के धाम पर 1916 में पूज्य बापू जब बीएचयू के उद्घाटन में आए थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पूज्य बापू ने यह कहा था कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर से गिर जाए, दूसरे दुनिया का व्यक्ति आ जाए, उन्होंने भाषण में कहा था, नेट पर खोजिएगा, मैं दर्शकों से भी कहूंगा नेट पर खोजिए, मिलेगा आपको, आज भी अभी इसी क्षण मिल जाएगा।
उन्होंने कहा यदि ऊपर से कोई व्यक्ति गिरे तो क्या कहेगा कि हम हिंदू हैं, हम इस गंदगी वाले गली से जाते हैं, हम बाबा विश्वनाथ के यहाँ सुचारू रूप से पहुंच नहीं पाते हैं। 1916 में कहा था, उस गांधी जी के पूज्य बापू के नाम को बेच करके कांग्रेस ने सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के बाद राज सत्ता पर रहने का काम किया, लेकिन उस पूज्य बापू के द्वारा जो कहा गया उस पर किसी ने कोई काम नहीं किया। आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने 2014 में जब वहां से सांसद बने, उसके बाद उस संकल्प को साकार करने का काम प्रारंभ किया। आज गौरव होता है, देखाइए, गौरव होगा। और आपसे कहता हूं 5 दिसंबर के पूर्व भव्य और दिव्य विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी होने जा रहा है। 5 दिसंबर, इसी 5 दिसंबर के और ये पूर्व, दिसंबर 5 दिसंबर सूट करता है क्या? 5 दिसंबर के पूर्व, 5 दिसंबर आगे सुनिए, जोर दे रहे हैं आप। विंध्याचल आप गई होगी, हाँ। विंध्याचल गई होगी, क्या गलियां थी, क्या सकरी गलियां थी, घूम आइए जा करके। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में क्या विंध्य धाम का काम, पर्यटन के क्षेत्र में विकास का काम, पर्यटन सुविधाओं के विकास का प्रियंका काम। गांधी भी गई थी विंध्याचल धाम माता रानी गई के होगी, दर्शन देखी करने के लिए। थी, इसलिए गई थी कि अब पहुंच सकती हैं, पहले पहुंच नहीं सकती थी क्योंकि पैदल चल नहीं सकती थी। अब गाड़ियां मंदिर के दरवाजे तक जाती हैं, पहले पैदल जाना पड़ता था, पहले नहीं जा सकती थी। पहले विश्वनाथ धाम भी ये लोग नहीं जाते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि उन गलियां थी ना, पैदल चलना था। आज रास्ता बन गया, ब्रज क्षेत्र में चले जाइए। पर एक से आप पूरी बात सुन लें, पूरी बात 2 मिनट समय दें। बाकी 2 लोग भी ब्रज इंतजार क्षेत्र में में, ब्रज क्षेत्र में पहले पूरे प्रदेश को एक ताजमहल हमारे पास था। ताजमहल कोई आता था पर्यटक आकर के चला जाता था, ठीक सटा ब्रज क्षेत्र उपेक्षित था। ताजमहल हमारे पास था नहीं, अभी भी है नहीं, हाँ। पर्यटन के लिए था, पर्यटन के लिए था। वह ब्रज क्षेत्र उपेक्षित था। घुमाइए, ब्रज तीर्थ विकास क्षेत्र के माध्यम से वहां पर काम हुए और 216 ऐसे आध्यात्मिक स्थल, पर्यटन के केंद्र, कुंड, तालाब, सबका सुंदरीकरण होगा। आज जो आता है, अभी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, वो कह के गए हैं कि राम पैड़ी का निर्माण तो कांग्रेस के जमाने में ही हुआ था, सारा का सारा श्रेय आप ले जा रहे हैं। उन्होंने किया भैया, मैं मानता हूं उन्होंने किया, लेकिन कभी आए नहीं बताने कि मैंने किया है। हम तो बताते हैं मैंने किया है। और यहाँ के एक एक जनता, अयोध्या की जनता यदि ये कांग्रेसी कह के यहाँ से निकल जाए, उनके सामने जाके कह दें कि मैंने बनवाया है, तो मैं मान लूं। ठीक है, अयोध्या की जनता से बता, ब्रज क्षेत्र, आगरा सब घूम आए, कुशीनगर और गोरखपुर खाली रह गया, वहां भी घुमाते प्रधानमंत्री गए थे। 2 लाइन में अपनी बात खत्म कीजिए इनके पास। एक इसके साथ साथ ये तो आध्यात्मिक हमारे केंद्र थे, सूख तीर्थ, नैमिषारण्य, गोरखपुर, काशी, विंध्याचल, अयोध्या, चित्रकूट, सिंगमेरपुर। 1971 में वहां पर पुरातत्व की खुदाई हुई थी, जरूर आपको जाना चाहिए। वहां पर जो पानी शोधन की प्रक्रिया है, किले में मिली है निषाद राजगुह की, 1971 में खुदाई हुई, लेकिन खुदाई होने के बाद पुरातत्व की खुदाई को छोड़ दिया गया। आज वहां निषाद राजगुह की, सखा भक्ति के प्रतीक निषाद राजगुह की भव्य और दिव्य उनके स्मृति में पार्क बन रहा है, और गले मिलते हुए प्रभु श्री राम के साथ जो उनकी मित्रता की मूर्ति है वो भी लगाई है। इसके साथ साथ इको टूरिज्म के क्षेत्र में आपको शायद जानकारी नहीं, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, चंदौली में चंद्रप्रभा जलप्रपात है, विश्व का 3रे नंबर का सबसे बड़ा जलप्रपात है। किसी ने काम नहीं किया जी उस पर, किसी ने देखा सारा नहीं। काम किए हैं, और अयोध्या में भी किसी ने विपक्षी देखा दल के नहीं। नेता अगर आ रहे हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। हमको केजरीवाल आके पूजा कर ले तो दिक्कत हो जाती है आप लोगों को, दूसरा कोई नेता आ जाए तब आप लोग सवाल हमको खड़े कोई करते दिक्कत हैं। नहीं है। हम तो ये बात बहुत पहले कहते थे कि राम सबके हैं, आओ मिलकर के भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाएं। हम तो यह भी कहते थे कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो, आप भी चलो, लेकिन वो लोग डिले करना चाहते थे। आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आदरणीय अमित शाह जी ने ठीक से पैरवी करके ट्रस्ट का गठन किया, और आज भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। चलिए ठीक है, टूरिज्म में अलग अलग हिस्सों में घूम कर अब वापस लौट आते हैं। ब्रजेश जी, आपसे ये सवाल है, चूंकि हम सब ने देखा था जनसंख्या नीति को लाने की बात जब आपकी ओर से कही गई थी, उत्तर प्रदेश में जमकर इस पर बवाल हुआ, विपक्षी दलों ने आपकी मंशा पर सवाल खड़े किए कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं ये लोग जनसंख्या नीति का शिगुफा छोड़कर एक खास वर्ग को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में जरूरत है क्या उस चीज की, और आप लोगों ने जो ड्राफ्ट बनाया है वो इतना ज्यादा सख्त है, इसकी जरूरत है? जनसंख्या नीति को बनाने के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। जो भी चर्चा है वो अखबार तक सीमित है, अभी सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है। लेकिन आपकी ओर से सौंपा तो गया है ना मुख्यमंत्री को, उसके बारे में पूरी मेरी तरफ से नहीं सौंपा गया। विधि आयोग ने
अपने स्तर से कोई रिपोर्ट बनाकर सरकार को दी है और सरकार के पास वो है। जब भी आवश्यकता होगी उसको हम बनाएंगे। लेकिन ये तय है कि भारत की जनसंख्या हमारे लिए चिंता का सबब है। सबको सोचना चाहिए इस विषय में कि सभी बच्चों को हमें पढ़ाना है, सबको मकान देना है, सबको। केंद्र सरकार तो मानती नहीं है इस बात को। अभी समय यूपी सरकार कहती है जब भी- बहुत जनसंख्या है, अभी- केंद्र सरकार तो मानती अभी इस नहीं पर है। कोई विचार नहीं हुआ है। जब कभी आवश्यकता होगी तो जरूर बनेगा। जब कभी आवश्यकता होगी, कब आवश्यकता होगी देखिए इसकी? ये तय करना आदरणीय केंद्र सरकार का काम है। हम सब इंतजार कर रहे हैं। और लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस पर एक खास वर्ग को निशाना बनाए जाने की कोई मंशा ये आप लोगों गलत की है। नहीं दरअसल बार बार ये आता है कि किसी खास वर्ग को हम लोग परेशान कर रहे हैं, किसी को खुश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सबके लिए काम कर रही है। कहीं अभी मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे, अगर प्रधानमंत्री आवास मिला है तो आप देखेंगे कि उस लिस्ट में बहुत ढेर सारी संख्या में वो लोग भी हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं। आयुष्मान गैस योजना में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की बहनें हैं। आप आयुष्मान कार्ड मिला है, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के भाई हैं। इसमें हमारी सरकार सबका साथ सबका विश्वास के तहत काम कर रही है और इसमें कोई कोताही हम बरत नहीं है। सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। मुस्लिम समाज में लेकिन वो भरोसा भर पाए हैं आप लोग? दरअसल कारण उसका ये है कि जब आप इस देश में रह कर के किसी दूसरे देश की टीम के समर्थन में नारे लगाओगे तो किस ढंग से आपका भरोसा पनपेगा। आपको पहले अपने अंदर झांकना होगा। अपने अंदर झांकना होगा कि हम जहां रहते हैं भारत माता की कृपा से हमको शुद्ध भोजन मिल रहा है, शुद्ध जल मिल रहा है, हमें रहने के जीवन जीने लायक वस्तुएं मिल रही हैं। और पड़ोसी राष्ट्र जो लगातार हिंदुस्तान को एन केन प्रकार डिस्टर्ब करना चाहता है, उसके जो लोग समर्थन में हैं उनको तो दिक्कत होगी। जो तरीका आपने अपनाया क्या वही ठीक था उसके लिए? देखिए मेरा ये साफ साफ मानना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी जिम्मेदारी है कानून का राज स्थापित हो। जो भी कानून हाथ में लेगा, जो भी हमने भारतीय संविधान के तहत कानून बने हैं, जो भी उसे तोड़ेगा हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, चाहे जिसका भी व्यक्ति हो, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितना गरीब आदमी हो। लखीमपुर खीरी को लेकर इसी बात को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। देखिए लखीमपुर में जो घटना हुई वो काफी दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सब जानते हैं आप तो गए भी थे लखीमपुर खीरी। मैं गया था। किसानों के घर नहीं गए थे? मैं गया था, किसानों के घर भी जाना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वहां जाने से कुछ रैंपेज पे लोग आ सकते थे। हम समय निकाल करके जरूर जाएंगे। हमने सबसे फोन पर बात की है। लेकिन आप और तो सिर्फ हमारी बीजेपी चिंता है, कार्यकर्ता के घर हमारी ही गए थे ना? हमारी आप चिंता नहीं है, गए थे किसानों के हमारी घर? चिंता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो। यदि कोई दुखी है, पीड़ित है, हम उसके आंसू पोंछने जरूर जाएंगे। और आप देखेंगे हम सबकी मदद करते हैं। जो भी दुखी है हमारी सरकार उसके साथ खड़ी है। आंसू तब तक सूख नहीं जाएंगे? अगर बिल्कुल इतनी नहीं। देर कर देंगे लगातार आप। देखिए किसानों के साथ जो अत्याचार अनाचार हुआ उसमें कार्रवाई हुई है। उसमें लोग बड़े बड़े लोग कार्रवाई की जद में आए हैं। और जो लोग पीटे गए भीड़ के द्वारा, जो लोग मारे गए भीड़ के द्वारा, उस मामले में भी कार्रवाई चल रही है। हमारी सरकार कभी भी दो तरह की नीति नहीं अपनाती। हमारे लिए सभी बराबर हैं। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वक्त आने पर आपको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार ने समय रहते अच्छा निर्णय लिया। बहुत बेहतर ढंग से हमने कानून की व्यवस्था को संभालने का काम किया है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री जी आपके पास आऊंगी, लेकिन अखिलेश यादव का आज ही का कुछ देर पहले का ट्वीट है, मैं पढ़ते हुए आपसे सवाल ले लेती हूं। चूंकि अयोध्या में हम मौजूद हैं और अयोध्या का ही मामला है, इस वजह से ये सवाल जरूरी है। उन्होंने लिखा है, अयोध्या में एक बैंक की महिला कर्मचारी की आत्महत्या मामले में सुसाइड नोट में जिस तरह से पुलिस के लोगों पर सीधा आरोप लगा है, उससे उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था का कड़वा सच देश के सामने है। इसमें सीधे एक आईपीएस अफसर तक का नाम आना बेहद गंभीर मुद्दा है और इसकी देखिए- उच्च स्तरीय आप जांच देखिए करवाइए। समाजवादी पार्टी को और अखिलेश जी को केवल सत्ता की कुर्सी दिख रही है। उनको थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। बहुत दिन की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने, लोहियावाली के लोगों ने हजरतगंज के क्षेत्राधिकारी को समाजवादी पार्टी की झंडा लगी गाड़ी पे बोनट पे टांग करके और पूरे हजरतगंज में घुमाने का काम किया था। अगर अयोध्या में एक घटना घटी है, दुखी है, हमें दुखी करने वाली है, और हमारी सरकार ने तत्काल उस बड़े पुलिस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई की। एफआईआर दर्ज हुई है, जांच होगी, जो भी दोषी होगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, कोई कोताही नहीं करेंगे। आप बार बार ये भरोसा तो दे रहे हैं। मैं आ रही हूँ साहब आपके पास एक और सवाल। आप ही की पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड की और बीजेपी के उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य वाराणसी के एक कार्यक्रम में वो कहती हैं कि 5 बजे के बाद लड़कियों गलती से भी आप थाने मत जाना, और अगर जाना तो अपने भाई या पिता को साथ में लेकर जाना। तो इस तरह की बातें जब आप ही के बड़े नेताओं की मैं ओर से स्पष्ट किए कर दूं, जाएंगे। आदरणीय पूर्व राज्यपाल महोदया ने जो बात कही है
वो मैंने सुना नहीं है, लेकिन ये तय है, ये उन्होंने कोई राजनीतिक भाषण के तहत नहीं कहा होगा, ये उन्होंने पारिवारिक दृष्टि से सभी माताओं बहनों को हम लोग भी यही राय देते हैं कि कोई दिक्कत है पुरुष को बताइए, हम लोग साथ चलेंगे और हमारे थाने राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जयप्रताप जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए कोरोना की दूसरी लहर चली गई, उसके बाद तेजी से वैक्सीनेशन भी हो रहा है, यकीनन उम्मीद यही कि उसमें और तेजी आएगी आगे आने वाले वक्त में। लेकिन कोरोना के बाद अब डेंगू पैर पसार रहा है। 18,000 केस उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं, कुछ लोगों की जान जाने की भी खबरें सामने आई हैं। उससे निपटने के लिए आप लोगों की ओर से क्या किया जा रहा है? उसको भी हम उसी तरह निपट रहे हैं जैसे हमने जापानी इंसेफेलाइटिस और एईएस का प्रबंधन का कार्य किया था। पूर्वांचल में 38 डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार इसके केसेस आते थे। अंतर विभागीय समन्वय को देखते हुए, अंतर विभागीय समन्वय को कायम करते हुए एक 100% टीकाकरण हमने जेई में लागू करा। उसके वजह से वहाँ पर लगभग ज़ीरो हो गया, हमारे पास केसेस नहीं आ रहे हैं। इसी तरह डेंगू का प्रबंधन के लिए भी सेम सिस्टम हमने इसको अपनाया है, अंतर विभागीय समन्वय करके, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, ग्राम सभा हो, जहाँ पर केसेस निकलते हैं उनका पूरी तरह से टेस्टिंग करना, फॉगिंग करना, घर घर जाके सर्वे करना, जिन घरों में जहाँ पर फीवर है हमारे आशा वर्कर, अन्य वर्कर लेके उसको जांच करना और जहाँ आवश्यकता पड़ती है उनको अस्पताल में डाल के उनके टेस्टिंग करना, ये हमारे साथ इस बार आया। बेमौसम बरसात होने के नाते और बहुत ज़्यादा बरसात होने के नाते बहुत जगह वाटर लॉगिंग हुआ। डेंगू हमेशा साफ़ पानी में ही पलता है, घरों में भी बहुत जगह साफ़ पानी कंटेनर में होता है, उसको भी जांच करना, उसको भी हम लोगों ने देखा था। और इसी तरह अन्य जगह भी जब वो इकट्ठा हो जाता है तो उसका पूरी तरह से स्प्रेइंग करना हम लोग का काम रहता है। तो इस समय हमारे हॉस्पिटल में सभी जगह जहाँ जहाँ हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4-5 जनपद जो ज़्यादा प्रभावित है वो लगभग अब बहुत ही कम केसेस रह गए हैं, बाकी थोड़े बहुत केसेस निकलते हैं, उसमें हम लोग लगातार उसकी चेकिंग करते हैं। अब चलते से आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। आपको लग रहा है, देखिए कोरोना और उसके बाद की दूसरी लहर की स्थितियों को लेकर विपक्ष मुद्दा बनाता है उत्तर प्रदेश में, अब चूंकि इलेक्शन बेहद करीब हैं, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा इलेक्शन में बनेगा, या फिर आप लोगों को लगता है कि दरअसल वैक्सीनेशन की जो गति आप लोगों ने दी है उसके जरिए सरकार को इसका फायदा यूपी में होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत विषय बनेगा, क्योंकि ये तो देखिए